माननीय आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, प्रोफेसर रजनी आबी जी, रविंदर जी, टेकचंदानी साहब और आज के हमारे सभी जो अतिथि, आप सबका स्वागत भी, अभिनंदन भी। इतने बढ़िया विचार के बाद, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ी सी जिंदगी की फिल्म देखने के बाद आपके पास शब्द नहीं रहते कि आप क्या बोलें, क्योंकि जो भी बोलेंगे वो शब्दावली में बहुत छोटा सा नजर आएगा। लेकिन शासक क्रूर था, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है ये बात समझना कि जो हड्डी में चोट लगती है ना, वो ताउम्र टीस देती है। मौसम बदलता है फिर टीस देती है, और ये वाली चोट तो दिल की चोट है। दर्द ना भी हो तो खुद कुरेद के देख लेना चाहिए कि जख्म कितना गहरा है। हमें बार बार हमारे इतिहास में हमें इसको भुलाने का प्रयास किया गया है। ये 800-1000 वर्ष का जो तशद्दुद इस देश के लोगों ने सही है, बर्दाश्त की है, और उसके बावजूद आज भी हम वो हैं जो बुजुर्गों ने हमें छोड़ा था। हम फिर भी बदले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बदले। आप सोचें, पाकिस्तान की जनसंख्या, बांग्लादेश की जनसंख्या, हिंदुस्तान की जनसंख्या, तीनों को भी मिला लें तो शायद बराबर की रह जाएगी जितने हम बच गए हैं। उससे ज्यादा वो संख्या होगी। और फिर हम कह रहे हैं कि जख्म याद ना रहे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 400-500 वर्ष तक हमारे योद्धा लड़ते रहे, हमारी वीरांगनाएं लड़ती रही, जौहर किए, और फिर उसके बाद वो समय आया कि हम उस गुलामी की तरफ चल पड़े। 100 वर्ष के अंदर अंदर सारा देश आक्रांताओं के उस दबाव में आ गया। अंग्रेज आए। 1763 की जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें सब एकत्रित होकर लड़े, सब वर्ग जो बचे हुए यहां थे। बनारस के राजा भी उसमें शामिल हुए, सिराजुद्दौला भी शामिल हुए, बंगाल के भी शामिल हुए, अवध वाले भी शामिल हुए। और सिराजुद्दौला के साथ जो वैनगार्ड में फौज थी, लगभग 6000 से ज्यादा की फौज, वो सिर्फ नागा साधुओं की थी, और वो उसके संरक्षक थे। वो नागा साधु, वो साधु जो योद्धा नहीं थे, वो नागा थे, लेकिन वो धर्म के संरक्षक थे। और जब बक्सर के युद्ध में मुनरो के लीडरशिप में वो युद्ध लड़ा जा रहा था 1763 में, उसके बाद जब वो हारने लगे तो नागा साधुओं ने सिराजुद्दौला को सरका दिया वहां से कि तुम निकल जाओ, हम लड़ रहे। और वो नागा साधु, उधर बारिश हो रही है, कीचड़ सारे युद्ध क्षेत्र में कीचड़ में भरे हुए हैं, और वो कीचड़ से लथपथ सारे नागा साधु, उन्होंने 6000 योद्धाओं ने इस तरीके का युद्ध किया कि ब्रिटिश के सारी उम्र याद रहा कि ये समाज जिस ढंग से एकत्रित है, जब तक इसको बांटा नहीं जाएगा तब तक तुम इस पे राज नहीं कर पाओगे।
उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम था। जो राजे रजवाड़े थे उनका अपना स्वार्थ था, फिर भी थे स्वतंत्रता संग्रामी, लेकिन फिर कहीं कुछ शायद स्वार्थ होगा। लेकिन जो आम जनता साथ में जुड़ी, जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया, वो फिर सब एक होकर लड़े। उनको ये पक्का ठिकाना हुआ कि इसमें विघटन पैदा करें। और क्योंकि वो बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, 1881 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द पंजाब कास्ट, दैट वाज पब्लिश बाय रिटन बाय डेंजियल इबेटसन। डेंजियल इबेटसन जो हैं रेवेन्यू ऑफिसर थे और ही वाज असाइंड कि आप उसके ऊपर काम करें। उस एंथ्रोपोलॉजिकल बुक को अगर आप पढ़ें, आज भी वो पंजाब लैंग्वेज डिपार्टमेंट की पब्लिकेशन है, अगर उसे देखेंगे तो उसमें कौन सी जाति का किससे कैसा संबंध है, कौन सी जाति दूसरी जाति के बारे में क्या सोचती है, उसके अच्छे या बुरे विचार एक दूसरी जाति के बारे में कैसे हैं, उनमें कैसे विघटन किया जा सकता है, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। सिखों को साथ लिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन कुक्का विद्रोह हो गया। फिर भी पूरे से साथ भी लिया, साथ लेने के बावजूद कुक्का विद्रोह हो गया। उनके फिर समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, पूरे से साथ लिया फिर साथ नहीं है। फिर उनको दोबारा से समझ आया कि कोशिश की जाए कि इनकी भी एक नेशनलिटी डिफरेंट बनाई जाए, क्रिएट की जाए। लेकिन सिख भाइयों ने उनके प्रयास के बावजूद ज्ञानी का पहला कोर्स ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1861 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में ज्ञानी का कोर्स पहली बार वहां ब्रिटिश उसमें शुरू हुआ था। और उस कोर्स का जब शुरू किया गया तो डीपीआई पंजाब थे उस समय लिटनर, तो मिस्टर लिटनर की कंप्लेंट हुई उसी के ऊपर कि जहां ये एग्रीड प्रिंसिपल था कि किसी सरकारी संस्थान के अंदर कोई भी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, और यहां पर आप गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे उस ज्ञानी के कोर्स के लिए, क्योंकि वो जरूरी था। तो उन्होंने विघटन का प्रयास किया, लेकिन जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने बात समझाई कि सबसे अग्रणी बनकर सब प्रयासों के बावजूद सिख कौम उस समय पूरे देश के साथ फिर भी खड़ी रही। और अगर ना होते, बिल्कुल ठीक है, ना गुरदासपुर होता, और वो पंजाब जो उस समय गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर तक था, वो सारा का सारा पाकिस्तान के साथ शामिल होता। इवन सरदार बलदेव सिंह को जब उस टाइम गवर्नर जनरल को से पेश हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जिन्ना से बात कर लीजिएगा। और जिन्ना से जब बात की तो उनका सरदार बलदेव सिंह जी का एक कथन है, और वो कहते हैं उस कथन में कि जिन्ना हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन एक कैमल ट्रेडर की तरह वो अपना ऊंट दिखाने को तैयार नहीं है। देने को सब कुछ तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें सिसेशन का हम शामिल हो जाएं, और अगर हमें ठीक ना लगे तो हम उसमें से सिसीड कर जाएं, वहां से ये अधिकार दे दीजिएगा। जिन्ना ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। तो ऊंट का व्यापारी वो अपना ऊंट दिखाने को तैयार नहीं, कोरे कागज पे दस्तखत करने को तैयार, वही जो ना ही किसी संविधान में से लाने के लिए तैयार। लेकिन जो भी है, गुजरा समय गुजरा है। आज की युवा पीढ़ी को एक एक वो सब क्षण जहां जहां हमने गलती खाई देश में, जहां जहां हमारे लोगों ने गलती खाई, चाहे वो गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे 1885 में स्थापित इसीलिए हुई थी क्योंकि उनको वो युग वही था जिसमें उन्होंने देख लिया था कि कैसे सेग्रीगेट किया जाए सबको। ये सारी उसकी भूमिकाएं हैं।
हमारे लिए ये सबक है, हमारे युवाओं के लिए सबक है कि जब भी हो ज़रूर सोचो देश के हित में क्या है। अगर वो राष्ट्र के हित में है तो आपके हित में है, अगर वो राष्ट्र के हित में नहीं है तो ना तो आपके हित में है, ना ही आपके परिवार के हित में है, ना ही आपकी जाति के हित में है, ना ही आपके धर्म के हित में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।